आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पर्वतारोही ग्रुप का जागरूकता संदेश, 25 वर्षों से चल रहा अभियान, हेलमेट और सीट बेल्ट पर फोकस। राजनांदगांव में सहकारिता सम्मेलन संपन्न, किसानों के लिए नई योजनाएं, डॉक्टर रमन सिंह की रही मौजूदगी। रिजल्ट त्रुटि पर छात्रों का हंगामा, बीकॉम विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन, एनएसयूआई के साथ विद्यार्थी मैदान। स्थापना दिवस पर महत्व भूलता प्रशासन, आयोजन हुआ बेहद सीमित, विधायक ने भाजपा और प्रशासन पर लगाया दोष, कलेक्टर ने भविष्य में बड़े आयोजन का दिया आश्वासन। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में बीकॉम चतुर्थ भाग के लगभग 200 विद्यार्थियों ने अपने परीक्षा परिणाम में हुई गंभीर त्रुटि को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी छात्राओं के समर्थन में मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने बताया कि परीक्षा परिणाम में हुए त्रुटिवश बीकॉम द्वितीय भाग के व्यवसायिक गणित विषय में फेल दिखा दिया गया है। इस गलती के चलते उन्हें बीकॉम सेमेस्टर 5 में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनका पूरा शैक्षणिक सत्र संकट में पड़ गया है। विद्यार्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि इस त्रुटि को शीघ्र ठीक कर उन्हें आगामी सत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए। आज दिग्विजय महाविद्यालय में जो बीकॉम 4 सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। इसमें ज्यादातर बच्चों का एक ही सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। वो रिवेल में रीटोटल में अपना वो फॉर्म डाले थे, उसके बाद भी उनका परीक्षा परिणाम या तो वही रहा है या तो अनुत्तीर्ण रहा है ज्यादातर बच्चों का। तो बच्चे आए थे अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य महोदय के पास कि हमें 5th सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाए या हमारा पेपर रीचेक किया जाए। आज से जब एनएपी लागू नहीं हुआ था तो 2 साल पहले 3 साल पहले रीचेक का प्रावधान था। अब ऑटोनॉमस दिग्विजय महाविद्यालय ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ प्रिंसिपल के हाथ में कि रीचेक किया जाए पेपर को, लेकिन उसके बाद भी प्रिंसिपल प्राचार्य महोदया ने ऐसा अभी तक निर्णय नहीं लिया कि मैं बच्चों छात्रों का पेपर को रीचेक करूंगी या नहीं। वो बोली कि मैं इसमें प्रयासरत हूं करके। अभी तक उनके तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया। वो तोलमोल जवाब दे रही है। इससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिसको लेकर एनएसयूआई ने आज प्राचार्य महोदय से बात की। अगर वो जल्दी इस पर निर्णय नहीं लेती तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी प्राचार्य महोदय और कॉलेज प्रशासन की होगी। पहली बात तो यहाँ कुछ भी अगर त्रुटि होता है, अगर हम लोग एग्जाम फॉर्म में सही फिल किए, जैसे कि एक एग्जांपल है एबीसी आईडी, उसमें हमने अपने से जो वहाँ पे एक वेबसाइट रहता है वहाँ हम लोग मैंडेटरी रहता है उसको फिल किए, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक करते हैं और उसको करेक्शन के लिए हम ही लोगों से पैसा मांगा जाता है, जबकि गलती इनकी रहती है। और उसके लिए भी बार बार घुमाया जाता है कि आ जाओ कल आओ। देखो मैंने एक यहाँ प्रोविजनल मार्कशीट के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए मेरे को 200 रुपये लिया गया, लेकिन मेरे को दिया कितने दिन में, 1.5 महीने में दिया। जबकि मैं कहीं उसको अप्लाई करना है या मेरे को कहीं एडमिशन होना है तो 1 हफ्ते में मिल जाना चाहिए प्रोविजनल मार्क्स, वो भी मेरे को नहीं मिला। और हमारे जो सेमेस्टर एग्जाम है जो हमने दिया था दिसंबर, और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दिया जाता है दिसंबर में, जिसमें प्रिंटिंग क्या किए हैं, जून महीने में हम लोग एग्जाम दिए। जून महीने में हम लोग कैसे दे सकते हैं, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का ही एग्जाम दे सकते हैं, और जो 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर उसका एग्जाम होते हैं जून या मई में। उसमें मिस्टेक क्या किए हैं, हम लोग दिसंबर में दिए एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर को, और एक को उसमें मई में। ऐसा कैसे हो सकता है इतना मिस्टेक, और उसका भी मिस्टेक का पैसा हम लोग से ही लेते हैं। इसका थोड़ा देखिए आप लोग और बोलिए मैडम को क्या लगता है कि इसके सुधार का। उनकी कुछ समस्याएं थी कि उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन में टाइम लग रहा है, कि मार्कशीट उनको नहीं मिल पा रही है। तो उस संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा ऑटोनॉमस सेल जो है वो सतत काम कर रहा है और जल्दी ही उनको मार्कशीट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, ये एक समस्या तो है कि बच्चे पास कम हुए हैं और रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया है। तो इसके यहाँ के शिक्षक तो लगातार सतत कार्य करते हैं, पढ़ाई होती है, इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, उसके बावजूद रिजल्ट खराब आया है, ये खेद का विषय है।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आगे और मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। जिले के प्रतिष्ठित दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को बीते लंबे समय से शैक्षणिक अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि छात्र मार्कशीट, रिजल्ट और कक्षाओं की अनियमितताओं से त्रस्त हैं। जानकारी के अनुसार तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें सेमेस्टर के छात्रों को लगभग 2 वर्षों से मार्कशीट प्रदान नहीं की गई है। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों पर पड़ रहा है। वही प्रथम सेमेस्टर के वे छात्र जिन्होंने AT-KT के बाद रीटोटलिंग के लिए आवेदन दिया था, वे भी असमंजस में हैं, क्योंकि महीनों बीत जाने के बाद भी उनके परिणाम अब तक जारी नहीं किए गए हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों की स्थिति और भी चिंताजनक है। छात्रों को कभी एक कक्षा में तो कभी दूसरी कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है। कई बार उन्हें कक्षाओं से बाहर भी कर दिया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इन तमाम समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद ने कॉलेज प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विद्यार्थी परिषद का ये मांग था कि 2 साल से करीब 2 साल से विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं घोषणा मतलब दिया नहीं गया था। फर्स्ट सेम हो, थर्ड सेम हो या किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को रिजल्ट नहीं दिया गया था। उसके बाद भी जो पहले जो विद्यार्थी एडमिशन लिए थे उनको जिसको आज थर्ड सेम में उनको फर्स्ट सेम का रिजल्ट घोषणा नहीं किया गया था। और ऐसे एक और मामला आया है कि जो केमिस्ट्री ऑनर के जो विद्यार्थी उनको बैठने के लिए कॉलेज में पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं है। और एक ऐसा विषय कि जो विद्यार्थी जो रिटोटल का फॉर्म डाले थे, एक जो जिसका 6-7 महीना हो गया, आज तक उनका रिजल्ट उनको पता नहीं कि फेल है या पास है, किसी तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो विद्यार्थी परिषद ने मांग किया कि जल्द से जल्द समस्या का निवारण किया जाए। तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन कर गया, प्रचार में क्या पुतला फूक गया। जो यूजी संकाय के जो विद्यार्थी है, जो सेकंड सेम में फाइनल ईयर या जो अभी पीजी कोर्स करने चालू कर चुके हैं, उनका कॉलेज से अभी तक के मार्कशीट जारी नहीं किया गया। कम से कम 2 साल से 3 साल हो गए और ये लंबे समय से चल रहा है। क्या चाहते हैं? ये जल्द से जल्द रिजल्ट जो मार्कशीट है उसको जारी किया जाए, ताकि जो विद्यार्थी है जो यूजी अपना कंप्लीट कर लेते हैं या कोई कार्य करने जाते हैं तो ऑनलाइन मार्कशीट वो वैध नहीं रहता है। मार्कशीट तो ओरिजिनली दिखाना पड़ता है, लेकिन ओरिजिनल कॉलेज से आ नहीं रहे। और अगर इमरजेंसी में अगर जाते हैं तो वो तुरंत आपको नहीं दिया जा सकता, उसमें समय लगता ही है। मैम जैसे प्रिंसिपल मैम कह रही है कि हम दे देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस में समय लगता ही है। कि जल्द से जल्द ये जो बच्चों की मार्कशीट है वो जारी की जाए। उनकी कुछ समस्याएं थी कि उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन में टाइम लग रहा है, कि मार्कशीट उनको नहीं मिल पा रही है। तो उस संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा ऑटोनोमस सेल जो है वो सतत काम कर रहा है और जल्दी ही उनको मार्कशीट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, ये एक समस्या तो है कि बच्चे पास कम हुए हैं और रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया है। तो इसके यहाँ के शिक्षक तो लगातार सतत कार्य करते ही हैं, पढ़ाई होती है, इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं। उसके बावजूद रिजल्ट खराब आया है, ये खेद का विषय है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आगे और मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। थाना बसंतपुर पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए एक आवेदक का गुम हुआ कीमती कैमरा बरामद कर उसे वापस लौटाया है। यह कैमरा निकॉन कंपनी का था, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना 2 सितंबर 2025 की है, जब पुलिस को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि एक शराबी व्यक्ति के पास एक महंगा कैमरा है, लेकिन वह उस कैमरे के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे पा रहा है। सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति से पूछताछ कर कैमरे को अपने कब्जे में ले लिया। आवेदक ने कीमती कैमरा वापस मिलने पर जिला राजनांदगांव पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया और पुलिस की जिम्मेदार कार्यशैली की सराहना की। खैरागढ़ में गणेशोत्सव की धूम इस बार भी देखने लायक है, जहां शहर के कोने कोने में भव्य पंडाल सजे हुए और भक्ति भाव के साथ गणपति बप्पा की स्थापना की गई है। सार्वजनिक आयोजन स्थलों के साथ साथ घरों में भी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजन कर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की। गणेश उत्सव समिति के सदस्य ने बताया कि समिति पिछले 17 वर्षों से खैरागढ़ के राजा के रूप में गणपति बप्पा की स्थापना कर रही है।
इस वर्ष 11 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं श्री आदर्श समिति ने इस बार गुवाहाटी स्थित 500 साल पुराने काली माता मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं नगर की सभी गणेश समितियों द्वारा 7 सितंबर को आकर्षक झांकियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए नगर प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे श्री रिद्धि सिद्धि युवा गणेश उत्सव समिति के द्वारा 17 साल, ये 17वां साल है, हम सब दोस्त मिल करके गणेश जी की स्थापना करते हैं खैरागढ़ के राजा के रूप में। और जब सबसे शुरू साल 2009 में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, तो 4 फीट की गणेश जी की मूर्ति थी, और आज जो गणेश जी की मूर्ति है वो 11 फीट की मूर्ति है। और खैरागढ़ की कलाकार रतन मूर्तिकार के द्वारा यह मूर्ति बनाई जाती है। और क्या क्या आयोजन आप लोग का झांकी वाकी के लिए? झांकी इस बार खैरागढ़ में झांकी 7 तारीख को निकलेगी। और ये तीसरा वर्ष संगीत नगरी में जो झांकी निकलने जा रही है, तीसरा वर्ष है। और पूरे क्षेत्रवासियों से हम आग्रह करते हैं कि 7 तारीख को रात 9 बजे से पूरी रात खैरागढ़ शहर में गणेश जी की झांकी निकलेगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हम लोग गणेश जी की स्थापना लगभग 39वां वर्ष है हम लोग का, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे मोहल्ले वासी हैं और बस स्टैंड के दुकानदार और बस मालिक, इन सभी का विशेष सहयोग रहता है, जिनके हम लोग हिसाब से हम लोग मूर्ति भी रखते हैं और हर साल नया पंडाल रखने की कोशिश करते हैं। पंडाल में कहीं ना कहीं कुछ नया करने की कोशिश रहता है। इसके अलावा और कोई आयोजन आप लोग का? आयोजन में हम लोग का भंडारा का कार्यक्रम रहता है, बाकी एक यही पंडाली मेन है हम लोग। राज तो हमारा पिछले 9 सालों से चला आ रहा है। पहले हम अपने पुराने घर के पास जो गली है, छोटा सा गली है, वहाँ रखा करते थे। फिर धीरे धीरे स्तर बढ़ाने करके आज 2 साल हो गया यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि गोल बाजार का चौक है, मेन मेडिकल चौक बोलते हैं, वहाँ पे रख रहे हैं। इस साल क्या विशेष है? इस साल विशेष ये है, जो गुवाहाटी में 500 साल पुराना काली माता का मंदिर है, उस स्तर में पंडाल बनाया गया है। और आप देख सकते हैं श्री जगू सेठ जी को विराजमान किया गया है यहाँ। झांकी का भी आयोजन है? हाँ, झांकी का आयोजन 7 तारीख को रखा गया है, जिसमें हम सबसे आग्रह करते हैं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सब देखने भी आए। खैरागढ़ के जयस्तंभ चौक स्थित आशीष लॉज में एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। बता दें, मृतक की पहचान रायपुर निवासी करणपाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक करण ने 30 अगस्त को लॉज में कमरा किराए पर लिया था और खुद को घूमने आया पर्यटक बताया था। बताया जा रहा है कि करण को 1 सितंबर को आखिरी बार कमरे से बाहर निकलते देखा गया था। उसके बाद से कमरा लगातार बंद था। पुलिस जांच में सामने आया कि कमरे में ना तो मृतक का कोई बैग था, ना कपड़े और ना ही कोई आईडी प्रूफ। केवल एक पुराना कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। इससे संदेह और गहरा गया है कि कहीं यह आत्महत्या नहीं बल्कि किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के तीसरे स्थापना दिवस पर इस बार भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जहां लगातार दूसरे वर्ष जिला स्थापना दिवस का महत्व प्रशासन और अधिकारियों की स्मृति से कोसों दूर रहा। 3 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय में मात्र एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे यह ऐतिहासिक दिन फीका पड़ गया। कार्यक्रम में विधायक यशोदा वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक यशोदा वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन और भाजपा के प्रतिनिधि स्थापना दिवस के महत्व को लगातार भूलते जा रहे हैं। वहीं कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने स्वीकार किया कि इस बार आयोजन छोटा रहा, लेकिन अगले वर्ष से स्थापना दिवस को व्यापक स्तर पर मानने की योजना है। उन्होंने कुछ लोगों के सुझाव पर जिला स्थापना दिवस को जन भागीदारी के साथ जिला महोत्सव के रूप में मनाने की संभावना भी जताई। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है आज हम सबके लिए। तो कोई पार्टी के लिए नहीं है, जन सेवा के लिए और सबके लिए, सबके जन भावना के साथ साथ में पूर्ववर्ती सरकार माननीय भूपेश बघेल की सरकार तो घोषणा किए थे, उसी समय से जिला बने। आज 3 सितंबर है, आज 3 साल हो गए हैं। और मैं जब आई तो मेरे को भी लगा, तो मैंने उस बात को
रखी भी कि अच्छा भव्य रूप से मनाना चाहिए था, क्योंकि आज जिला का आज निर्माण का दिन है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। मेरे को भी फीका लगा। आनन फानन में आज जिला प्रशासन के द्वारा से शॉर्टकट में निपटाने का काम किया है, लेकिन मैं कलेक्टर से बात करूंगी कि भविष्य में अच्छा भव्य रूप से इस आयोजन को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है। सर्वप्रथम तो मैं पूरे जिले वासियों को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई। जिले के स्थापना दिवस का जो पर्व है या जो उत्सव होनी चाहिए, उसके अनुकूल जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारी की गई है उसमें फीकापन है। और नगर पंचायत गंडई, खैरागढ़, छुईखदान गंडई के नाम से जो जिले का नाम दिया गया है, तत्कालीन सरकार हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा ये जिला का सौगात इस क्षेत्रवासियों को जो मिला है, उसके अनुकूल जो वातावरण होनी थी, आज जो तैयारी होनी थी, वो तैयारी की कमी रही है। और निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन की कोई रुचि मुझे नहीं दिखती। आज जिला स्थापना दिवस था और उसके कार्यक्रम के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना भी की गई और समस्त लोगों के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण आज इस अवसर पर मौजूद थे। जिले के संबंध में जो अभी तक डेवलपमेंट हुए उसके बारे में बात की गई और आगे आने वाले समय में इस जिले को और कैसे वृहद स्तर दिया जा सकता है और क्या संरचना है जो यहाँ पे लाई सकती है, उसके बारे में चर्चा हुई। निश्चित रूप से अगली दफा से ये जिला स्थापना दिवस और भी अच्छे तरीके से और भी वृहद तरीके से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव एक दिवसीय दौरे पर मोहला मानपुर पहुंचे। खास बात ये रही कि सिंहदेव ने इस दौरे के लिए किसी सरकारी काफिले का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद अपनी गाड़ी चलाकर जिले तक पहुंचे। जिले में अपने दौरे के दौरान सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर तीखे सवाल खड़े किए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सिंहदेव ने प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ कभी मॉडल माना जाता था, आज वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। सिंहदेव ने जिले में पुल पुलिया सहित अन्य निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार की भी खुलकर आलोचना की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर निर्माण कार्यों में गड़बड़ी होती है तो उसके लिए पूरी तरह से अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। पुल पुलिया जैसे अहम प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 100% जवाबदारी अधिकारियों की होती है। इसमें जनप्रतिनिधि ये कह सकते हैं कि काम कहाँ खोला जाए और उनकी बात को मानना चाहिए। उस हद तक बात ठीक है कि भाई आप 100 स्कूल खोलने हैं या 100 एक काम होने हैं, 10 ही काम के लिए पैसा आया है तो कौन से पहले लेना, ये जनप्रतिनिधि का ही काम होना चाहिए। वो कैसे काम होना, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, ये 100% जवाबदारी अधिकारियों की रहती है। अगर उसमें कमी है तो पूरी तरह से अधिकारी जिम्मेदार। कृष्ण जन्माष्टमी के 11 दिन बाद मनाई जाने वाली डोल 11 के अवसर पर राजनांदगांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जहां इस परंपरागत उत्सव में शहर के विभिन्न मंदिरों से भगवान कृष्ण की मूर्तियों को विधि विधान से सजाकर शहर भ्रमण के लिए निकाला गया। वहीं डोल 11 पर यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें मंदिरों में स्थापित ठाकुर जी को डोली में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह आयोजन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के प्रति भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राजनांदगांव में पर्वतारोही ग्रुप द्वारा एक विशेष सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां इस अभियान के अंतर्गत लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। दरअसल इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में ग्रुप के गुरुजी के नेतृत्व में की गई थी और तब से यह अभियान लगातार 25 वर्षों से चलाया जा रहा है। आज यह अभियान केवल राजनांदगांव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के लगभग सभी राज्यों में सक्रिय रूप से चल रहा है। आज के कार्यक्रम में ग्रुप के सदस्यों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बैनर, पोस्टर और पंपलेट्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साथ ही मौके पर उपस्थित लोगों से बातचीत कर उन्हें बताया गया कि हेलमेट और सीट बेल्ट न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि
बल्कि यह उनकी जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। कार्यक्रम में ग्रुप के प्रमुख सदस्यों ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को मजबूर करना नहीं बल्कि जागरूक करना है। छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित वाहन चलाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। डेंजरस एडवेंचर स्पोर्ट लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टूर बाय ऑन फुट जर्नी, जो कि हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पैदल चलने का, जो दुनिया की फर्स्ट टीम है जिसका लिम्का में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है। हम लोग ने एक अभियान को लगभग 30 जुलाई 1980 को हमारे गुरुजी श्री अहमद बिहारी लाल जी ने इस यात्रा की शुरुआत करी उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से, और 2001 में हम लोग ने ज्वाइन किया इस यात्रा को। आज लगभग हम लोग ने भारत के 600 डिस्ट्रिक्ट की यात्रा करते हुए और जो हमारे पड़ोसी देश है 11 कंट्री भी हम लोग ने विजिट कर रखा है, और माउंट एवरेस्ट की यात्रा को सफलतापूर्वक करते हुए जो हमारी टीम इस समय छत्तीसगढ़ के सभी जनपद 33 जिलों की यात्रा पे आई है। लोगों को हम लोग यही जागरूक कर रहे हैं कि जब भी कोई नया वाहन खरीदा जाए उसके बदले में 5 पौधे भी लगाए जाए, और आप लोग का कर्तव्य स्वयं का बनता है कि आप लोग जब भी कोई अपने वाहन पर बैठते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर, कि आपको हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए, और वैसे ही आप 4 व्हीलर पर बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगा के ही चलें। मैं हमारी टीम और ये प्रशासन से हमारी ये हम अपील कर रहे हैं कि आपका जो प्रशासन हमारा है, उनका स्टाफ है, वहाँ पर भी हर डिपार्टमेंट में भी वहाँ के कर्मचारी भी हेलमेट पहन के आए। जिला पंचायत संसाधन केंद्र दीवारी भाट में नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए 3 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां यह प्रशिक्षण पंचायत संचालनालय के निर्देश पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान सरपंचों को पंचायत राज अधिनियम, ग्राम पंचायत के दायित्व, अधिकार और कर्तव्यों के साथ साथ पंचायत क्षेत्र में संचालित सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजनाओं की गहन जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण के अंतिम दिन जिला समन्वयक ने प्रधानमंत्री आवास योजना की बारीकियों को समझाया, जबकि NRLM के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के गठन और उनके संचालन पर प्रशिक्षण दिया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इतिहास की गूंज, संस्कृति की पहचान। राजनांदगांव में 6 सितंबर को होगा भव्य नजारा। चल समारोह, जब सड़कों पर उतरेगी ऐतिहासिक झांकियां। हजारों की भीड़, श्रद्धा और उल्लास का संगम, परंपरा, कला और आस्था का अद्भुत मेला। तो तैयार हो जाइए, 6 सितंबर राजनांदगांव गवाह बनेगा इतिहास का। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। गणेश उत्सव के दौरान जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां इस अभियान के तहत असामाजिक तत्वों, आदतन अपराधियों और गुंडों बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दबिश देकर कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके अलावा चिखली क्षेत्र में एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिले भर में आदतन अपराधियों, निगरानी बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर बनी हुई है। कर्मचारियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। आपको बता दें, जिले में कार्यरत NHM कर्मचारियों ने अपने लंबित मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। प्रांताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे और 33 जिला अध्यक्षों की बर्खास्तगी से आक्रोशित कर्मियों ने धरना स्थल से रैली निकालकर खैरागढ़ जयस्तंभ चौक होते हुए सिविल अस्पताल तक मार्च किया है। वहीं रैली की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद कुछ कर्मी अस्पताल परिसर में दाखिल हो गए, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद वे शांतिपूर्वक बाहर आ गए। CMHO डॉक्टर आशीष शर्मा मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से चर्चा की। उन्होंने कर्मियों से सामूहिक इस्तीफे का पत्र लिया और उसे आश्वासन को अग्रेषित करने का आश्वासन दिया। साथ ही कर्मियों से जनहित को ध्यान में रखते हुए काम पर लौटने की अपील भी की। देखिए सर, हमारा जो मांग है जायज़ है और हमने 160 बार आवेदन निवेदन जो हमारी जायज़ मांगों के लिए दिया सरकार को, 2 बार अल्टीमेटम दिया कि हम सामूहिक
जो है हड़ताल कर रहे हैं अवकाश लेके। उसके बाद हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन का शुरुआत किया है। आज हमारे हड़ताल का आज 18वां दिवस है और शासन प्रशासन हमारी जायज़ मांगों पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं कर रही है और मंत्री जी उल्टा सीधा बयान देकर बोल रहे हैं कि 5 मांगे पूरी हो गई है, लेकिन आज तक उसका लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। तो हमारी जो है आपके माध्यम से ये गुजारिश है और दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे जो प्रांतीय टीम है, पूरे 33 जिला के जिलाध्यक्ष है, उनको बर्खास्तगी आर्डर जारी किया गया है। कानूनी रूप से जो है वो बिना सूचना, बिना इसके परमिशन के हमको जो है MD-NHM का घेराव करना पड़ा। हमारे को जो है आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। तो शासन की जो दमनकारी नीति है उसके विरोध में आज हमने पूरे 33 जिले में इस दमनकारी नीति के विरोध में, बर्खास्तगी के विरोध में आज पूरा 33 जिले के 16,000 NHM कम एम्प्लॉय जो हैं आज अपना सामूहिक इस्तीफा शासन को दे रहे हैं। हमारी प्रांतीय टीम जब तक निर्देश रहे तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी, जब तक हमारे जो मांगे हैं उस पर सकारात्मक पहल शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। और इस दमनकारी नीति के विरोध में हमारी जो जायज मांगे हैं उसको पूरी करवा के रहेंगे। हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। जो कर्मचारी हैं कारागार सिविल अस्पताल सर 180 के आसपास सर आपको क्या ज्ञापन है सर? इसमें NHM जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं 18 अगस्त से, उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें अपनी मांगों को पूरा नहीं किया गया है उसके संबंध में। जो उनके ज्ञापन है, जो उनके पत्र प्राप्त हुए हैं, उनको हम सक्षम अधिकारी राज्य कार्यालय को प्रेषित कर देंगे। वहाँ से जो निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे। सर सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं बोले हैं सर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, इसमें उन्होंने लिखा है सामूहिक इस्तीफा के बारे में, तो हम जो सक्षम अधिकारी हैं उनको ये अवगत कराएंगे। क्या लगता है सर आपको कि NHM में 180 कर्मचारी है, इस्तीफा मंजूर हो जाएगी? अब वो शासन के ऊपर निर्धारित है। वैसे सभी से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य जो विभाग है वो बहुत संवेदनशील विभाग है और यहाँ पे लोगों के जनहित में उनको अपने कार्य में लौटना चाहिए। सर अब इनके हड़ताल के चलते क्या कारागार सिविल अस्पताल और अन्य जो जगह चुकेदान गंडई के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, हेल्थ वेलनेस सेंटर है, ये जब तक काम पे नहीं आ रहे हैं, अनिश्चित काल हड़ताल पे है, तो क्या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। प्रांताध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की बर्खास्तगी से आक्रोशित राजनांदगांव में NHM कर्मियों ने बड़ा कदम उठाते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें, यह कदम उन्होंने अपने लंबित मांगों को लेकर सरकार की लगातार अनदेखी और उपेक्षा से आहत होकर उठाया है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वे बीते कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने बार बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उनका आरोप है कि शासन और प्रशासन ने उनकी आवाज को नजरअंदाज किया है, जिससे उन्हें यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। कर्मचारियों ने CMHO कार्यालय पहुंचकर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। इस मौके पर कर्मचारियों की भारी भीड़ देखी गई, जिनके चेहरों पर आक्रोश और निराशा साफ झलक रही थी। सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं पूरे NHM के 16,000 कर्मचारी। सरकार की दमनकारी नीति है कि हम जब अनिश्चितकालीन हड़ताल करें अपनी मांगों को लेकर, और वो मांगे जो सरकार ने हमारी बैनर तले आकर हमसे वादे किए थे, आज उस मांगों को मांगने के लिए जब हम सड़क पर उतरे हैं तो सरकार हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना रही है। और हमारे 25 जो हमारे प्रांतीय टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष को वो बर्खास्त कर दी है। उनके समर्थन में हमारे पूरे NHM के 16,000 कर्मचारी आज एक समय में पूरा सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ में ये लड़ाई जारी है। हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सरकार की मांगे हमारी जो है वो जायज है, सरकार को इसे पूरी करनी होगी। हमारे प्रांताध्यक्ष द्वारा पहल किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया उन्होंने कि हमारी मांगों के संज्ञान में ले, हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे। वो मांगे मंत्री से बात होने से पहले ही, मुख्यमंत्री जी से बात होने से पहले ही हमारे ही NHM के अधिकारियों ने, हमारे गद्दारों ने हमारे लिए लेटर बनाया। रात में 12 बजे 1 बजे हमारा लेटर बनता है। कैसे बनेगा? सरकार तो जाके नहीं बनाएगी लेटर, कौन बना रहा है? बैठे हुए अधिकारी बना रहे हैं, हमारे गद्दार अधिकारी बना रहे हैं। और ये शासन प्रशासन को समझना चाहिए कि वो हमारे और सरकार के बीच में वार्तालाप करने नहीं दे रहे हैं, वो बीच में रुकावट बन रहे हैं और हमारी मांगों को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। सरकार की छवि खराब हो रही है। आप रामन सिंह जी से पूछिएगा, आज वो आए हैं, हमारे 3 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे छत्तीसगढ़ में शासन चलाया है। उनकी सरकार तो नहीं कर पाई, फिर से उनकी सरकार है,
ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर हमारी मांगों को क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी मांगों को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा। वो मांगे जब हम भाजपा कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे भाजपा के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब हमारे मंच में आके हमको वादा किए थे कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हमें प्रलोभन दिया, हमने उन्हें जिताया, उन्हें सत्ता में लाया, लेकिन लाने के बाद हमें क्या मिला। आज 20 महीने हो गए हैं उनकी सरकार को, कोई रुख नहीं है सरकार का हमारी तरफ, और हमारे लिए ऐसा बर्खास्तगी वाला वो रिपोर्ट निकाल रही है। उसके कारण हम पूरे समर्थन में आज सारे 16,000 कर्मचारी आज एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे रहे। बोलिए राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रतिनिधि, किसानों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सहकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। सम्मेलन के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रहे। साथ ही सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर 4 जिलों से आए सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम में भाग लेकर सहकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और अपनी समस्याओं को भी साझा किया। कार्यक्रम में बताया गया कि जिला सहकारिता बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा किसानों की सुविधा के लिए 245 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा किसानों के बैंकिंग लेन देन को आसान बनाने के लिए जिले भर में 8 से 10 एटीएम केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सम्मेलन में वक्ताओं ने सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने पर बल दिया और कहा कि सहकारी बैंकिंग प्रणाली गांव और किसानों की रीढ़ है। विश्व सहकारिता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में सहकारी क्षेत्र के चारों जिले के हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ और ये चूंकि सहकारिता का छत्तीसगढ़ में और देश में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला उपक्रम है। आज जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, अकेले राजनांदगांव के 4 जिलों में किसानों के खाते में जो धान खरीदी का विषय था 5,459 करोड़ रुपया उनके खाते में गया। ये बताता है कि सहकारिता क्षेत्र में जितने हम आगे बढ़ चुके हैं, एटीएम की व्यवस्था उनकी है, उनके खातों में काम हो रहा है और ये पूरे किसानों के जीवन में खाद लेना है, बीज लेना है, कर्ज लेना है, कैश में लेना है, ये सारी व्यवस्था कंटिन्यूअस चलता है और ये इनका जो टर्नओवर है वो भी 5,000-4,000 करोड़ के आसपास कुछ हुआ है। नहीं, आज तो हमने पूरे हमारा जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का चारों जिला जो कार्य क्षेत्र है उसकी 222 समितियों के सदस्यों को, प्राधिकृत अधिकारियों को एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 चल रहा है, उसी के तारतम्य में सहकारी सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, केदार कश्यप जी की अध्यक्षता, विशिष्ट अतिथि थे संतोष पांडे जी, केदार गुप्ता जी, भावना और तो हमारे पूरे चारों जिले के प्रमुख नेतागणों की उपस्थिति में एक शानदार सम्मेलन और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार लोगों के जीवन को उठाने के लिए कैसे काम कर रही है और सहकारिता उसमें कैसे योगदान करेगा। सहकारिता के माध्यम से ही लोगों की समृद्धि आएगी। छुईखदान में गणेश चतुर्थी पर इस बार आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, जहां मंगल मूर्ति मौर्य और देवा ओ देवा जय गणेश देवा की गूंज से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा है। 12 फीट ऊंची बस स्टैंड की प्रतिमा पारंपरिक और आधुनिक शैली का सुंदर मेल है, जिसकी शांत और सौम्य मुद्रा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। इसी कड़ी में हर शाम हो रहे कवि सम्मेलन, भजन संध्या और लोक नृत्य कार्यक्रमों ने गणेश उत्सव को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया है। स्थानीय समितियों का कहना है कि इस बार कुछ नया करने का प्रयास किया गया है और यही कारण है कि बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। वर्ष बस स्टैंड में गणेश जी का जो विग्रह है वो बहुत शानदार विग्रह इन बच्चों ने स्थापित किया है। पूर्व के वर्षों में बस स्टैंड से बाहर ये मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी गणेश जी की जो परंपरा है उसको इन बच्चों ने इस बार जीवंत कर दिया है।
गणेश जी की पूजा 9 वर्षों से लगातार यहाँ हो रही है और मैं लगातार पूजा कर रहा हूँ गणेश जी की। इस बार 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी है और दूसरे दिन पूर्णिमा के कारण ग्रहण है। इस कारण 6 तारीख को ही हवन के पश्चात मूर्तियों का विसर्जन होगा। ये 9वां साल है हम लोग का। इससे पहले बाजू में रखते थे, वहाँ जगह छोटा पड़ता था, तो इस बार हम यहाँ लेके आए हैं बीच बस स्टैंड में। पहले जय स्तंभ चौक में रखते थे और मूर्ति हमारा हर साल राजा महाराजा वाला ही रहता है, महाराजा ग्रुप है तो। और इस बार जो मूर्ति है थोड़ा बड़ा और भव्य मूर्ति है। हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि छुईदान रहे, राजा है तो थोड़ा भव्य रहे और थोड़ा हट के रहे, इसलिए हम ऐसा रखे हैं यहाँ। रिद्धि सिद्धि गणेश उत्सव समिति बप्पा ग्रुप शहीद पार्क चौक शहीद नगरी छुई खदान। हम लोग पहले साईं चौक है जस्ट पीछे टिकरीपारा साईं चौक में गणेश हम लोग 8-10 साल तक कंटिन्यू रखे। वहाँ से जब कोरोना के समय आया तो हम लोग वहाँ बंद कर चुके थे। फिर कोरोना के बाद फिर देखे कि नेक्स्ट जगह ये शहीद पार्क चौक वाला कांग्रेस कार्यालय SBI बैंक के सामने भव्य रूप से यहाँ रखा जाए यार कहते दोस्त यार से चर्चाएँ की गई, तो वहाँ सब दोस्त यार इकट्ठा होकर बढ़िया भव्य रूप से रखते कह के अच्छा विशाल पंडाल बनाए हैं। और बहुत सुईदान में फर्स्ट नंबर तगड़ा 60 सजावट प्लस दुर्ग भिलाई राजनांदगांव से जगराता ग्रुप, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, सुईदान से, खैरागढ़ से और मन के मैना सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुति दी गई आज ही कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हाथ से कवि लोग बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग भिलाई राजनांदगांव से आ रहे हैं और रोजाना कार्यक्रम होगा। राजनांदगांव में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर मोटरसाइकिल जुलूस के साथ युवा और बच्चे हरे झंडे लहराते नारे लगाते नजर आए, जहां ढोल नगाड़ों की गूंज और नात ए पाक से माहौल गूंज उठा। वहीं जगह जगह स्वागत द्वार, शरबत, मिठाई वितरण और रोशनियों ने भाईचारे का संदेश दिया। राजनांदगांव शहर आज पूरी तरह जश्न के रंग में सराबोर हो गया, जहां ईद मिलाद उन नबी के मौके पर मुस्लिम समाज ने भव्य मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। हरे झंडों के साथ बच्चे और युवा नारे लगाते हुए शहर की गलियों से गुजरे। वहीं स्वागत के लिए जगह जगह मंच बनाए गए थे, जहां समाज के लोग उत्साहपूर्वक जुलूस का अभिनंदन कर रहे थे। ढोल नगाड़ों की थाप और नात ए पाक की गूंज से पूरा माहौल खुशनुमा बना रहा। खास बात यह रही कि मुस्लिम समाज के साथ अन्य समुदाय के लोग भी जुलूस में शामिल होकर भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देते नजर आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया का पहली बार राजनांदगांव आगमन हुआ, जहां डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां जिला कार्यालय की बैठक में उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से परिचय लिया और पूरे जिले में उत्साह और जोश का माहौल रहा। राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया का पहला दौरा ऐतिहासिक रहा, जहां सबसे पहले वे डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां मां बमलेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उनका काफिला जिले के मुख्य चौक चौराहों से गुजरता हुआ भदौरिया चौक पहुंचा। यहां जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जगह जगह पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन करते दिखे। जिला कार्यालय पहुंचने के बाद राहुल योगराज टिकरिया ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूती देने पर जोर दिया। इस दौरान पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने एक दूसरे को पगड़ी पहनाकर परंपरा निभाई। कार्यक्रम में युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी का स्वागत हुआ है। हमारे साथ में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी भी मौजूद है। जी, आज प्रथम आगमन हुआ है प्रदेश के मुखिया। निश्चित रूप से हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और उन्होंने बड़ी ही उत्साह के साथ युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल जी का स्वागत किया है और हम सब भी उस स्वागत में शामिल हैं। जी, आगे संगठन के और ज्यादा विस्तार को लेकर भी बात कही जा रही है। युवा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हर मोर्चा, हर प्रकोष्ठ, जिला के संगठन, मंडल का संगठन, हमारा शक्ति केंद्र से लेकर प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर तक निरंतर परिवर्तन और लगातार संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है। उसी प्रक्रिया में बिल्कुल मेरे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा जिला प्रवास का प्रथम
जिला है जहाँ पर मैं पहुंचा हूँ और माता बमलेश्वरी के धाम से आशीर्वाद लेकर हम राजनांदगांव संस्कारधानी पहुंचे हैं। संस्कारधानी का ये शहर कहा जाता है और यहाँ के वो जो संस्कारधानी कहा जाता है उसका मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि जिस प्रकार से युवा मोर्चा के साथी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण जिस प्रकार से स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिए हैं, ये बतलाता है कि राजनांदगांव को आखिर में संस्कारधानी क्यों कहा जाता है। मैं यहाँ के साथियों के जो लगातार स्वागत करने को मिला, उनके द्वारा जो स्वागत किया गया, उसके अलावा जो अन्य पदाधिकारियों के द्वारा मुझे जो आशीर्वाद मिला, ये बिल्कुल बतलाता है कि संस्कारधानी ही राजनांदगांव है। संगठन के विस्तार के लिए भी बिल्कुल, देखिए संगठन विस्तार होना ही है, लेकिन अभी मैंने पहला प्रवास प्रारंभ किया है। कई जिलों में जाना है और प्रत्येक जिलों में जाना है। इसके साथ ही संगठन विस्तार की जो तैयारी है वो भी चलते रहेगी। जिस दिन संगठन आदेश करेगा उस दिन ये संगठन विस्तार भी हो जाएगा। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।